हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे स्टैटिक जीके के टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज़ को, और ये इसका सेट 2 है। सेट 1 ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया गया है, उसको अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, आरआरबी के एग्ज़ाम्स हैं, बैंक, एफकैट, स्टेट एग्ज़ाम्स, यूपीएससी या कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं हमने इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं, विथ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं और आगे कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो कंप्लीट डिटेल वीडियो रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस फॉर। आपको बताना है जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका पद कितने समय का होता है, राइट। तो फ्रेंड्स, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये होल्ड करते हैं ऑफिस को फॉर 65 ईयर्स ऑफ एज और फॉर 6 ईयर विच एवर इज़ अर्ली। तो यहाँ पे 6 ईयर्स का टेन्यूर होगा, या फिर उनका अगर एज 65 ईयर्स हो जाता है, जो भी पहले होगा उस एज पे जो है ये यहाँ पे ऑफिस को होल्ड करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो आप पिक्चर देख सकते हैं, राजीव कुमार, ये अभी प्रेजेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे इंडिया के, तो ये थे सुकुमार सेन। काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और डिटेल में डिस्कस करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बट उससे पहले हम इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन इसको कब स्टैब्लिश किया गया है। इलेक्शन कमीशन को फ्रेंड्स स्टैब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 को, ओके। और ये क्या करता है, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड यहाँ पे फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करता है हमारे इंडिया में। और इसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 324 में जो है ना यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको याद रखने हैं। अब देखिए, बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर्व्स फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज़ अर्लियर। तो जैसे मैंने आपको बताया, इनका जो टेन्यूर होगा ये टर्म ऑफ 6 ईयर्स का होगा, या फिर अगर ये 65 ईयर्स अटेन करते हैं, जो भी पहले हो जाए वो इनका टेन्यूर होता है। इन्हें अपॉइंट कौन करते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पीएम को अपॉइंट करते हैं, साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। इस तरीके से और भी काफ़ी सारे यहाँ पे, तो जैसे कि चीफ जस्टिस हैं, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल हैं, इन सबको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, आर्टिकल 324 में जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, और एक यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या अपॉइंट होंगे, ये भी इस आर्टिकल में बताया गया है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के, ये थे सुकुमार सेन, ओके। इन्होंने सर्व किया था 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर साथ में होते हैं। अभी फ़िलहाल इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे इंडिया के, ये हैं सुखबीर सिंह सांधू और साथ में ज्ञानेश कुमार, ये दोनों प्रेजेंट हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ओके। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कृष्णाटम इज़ अ फेमस डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कृष्णाटम ये निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कृष्णाटम फ्रेंड्स यहाँ पे फेमस डांस फॉर्म है केरला का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करते हैं कुछ फेमस डांस फॉर्म ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स। तो आंध्र प्रदेश से आप देखिए कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम, पेरिनी, शिवतांडवम, ठीक है, ये सारे फोक डांस फॉर्म्स हैं आंध्र प्रदेश से। कर्नाटका के डांस फॉर्म्स है यक्षगान और डोली कुनीता। नेक्स्ट बात करें केरला, तो केरला के डांस फॉर्म्स है कथकली, मोहिनी अट्टम और कोडियाट्टम। तो यहाँ पे जो कथकली और मोहिनी अट्टम है ये क्लासिकल डांस है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट बात करें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का यहाँ पे क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, और कारागट्टम और मयिलाट्टम, ये दोनों यहाँ के फोक डांसेस हैं, राइट। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इन सबको आप याद रखिए, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है।
अगले देखिए फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट कमेंस्ड इन 1193 अंडर द ऑर्डर्स ऑफ डैश द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पे आपको काफ़ी इजी हिंट दिया गया है, द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इससे ही आप आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो राइट आंसर है ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है एज फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत और इन्होंने ही कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार को स्टार्ट किया था। थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो देखिए, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हें फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का और पहले ये सुल्तान थे दिल्ली के। नेक्स्ट देखिए, स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का जो स्लेव डायनेस्टी था, जिसे मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसके ये फाउंडर माने जाते हैं। देखिए, ऐबक वॉज ओरिजिनली अ स्लेव ऑफ सुल्तान मोहम्मद गोरी हु लेटर बिकेम हिज ट्रस्टेड जनरल एंड गवर्नर। तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी के ये एक यहाँ पे स्लेव हुआ करते थे ऐबक और लेटर ऑन ये इनके गवर्नर बन गए थे। ओके, फिर जैसे ही मोहम्मद गोरी की डेथ हुई 1206 में, ऐबक ने यहाँ पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया दिल्ली में और इस तरीके से ये स्लेव डायनेस्टी यानी कि मामलुक डायनेस्टी के फाउंडर बन गए। ओके, रेन देखिए ये कब से कब तक थे, तो 1206 जब यहाँ पे मोहम्मद गोरी का डेथ हुआ, 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया है। नेक्स्ट बात करें इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो ही कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली विच वॉज लेटर completed by his successor इल्तुतमिश। ही ऑल्सो बिल्ड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। तो इन्होंने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स कुतुब मीनार का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिल्ली में, बट इसे कंप्लीट किसने कराया? कुतुब मीनार का कंप्लीशन जो है ना, इसको कंप्लीट कराया गया इल्तुतमिश के द्वारा। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क को भी बिल्ड करवाया है दिल्ली में ही। फ्रेंड्स यहाँ पे इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है ना लक्ष्य बख्श के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि गिवर ऑफ लैक्स ड्यू टू हिज जेनरोसिटी। ओके, काफ़ी जेनरस थे इसलिए इन्हें लक्ष्य बख्श कहा जाता था। इनकी डेथ हुई फ्रेंड्स 1210 में ड्यू टू द इंजरी सस्टेन्ड फ्रॉम फॉल वाइल प्लेइंग पोलो। तो पोलो यानी कि चौगन खेलने के वक्त इनका यहाँ पे डेथ हो गया 1210 में। और इनके बाद इन स्लेव डायनेस्टी को किसने रूल किया? तो आफ्टर हिज डेथ हिज सन इन लॉ, इनके सन इन लॉ थे इल्तुतमिश, इन्होंने सक्सीड किया इन्हें एज सुल्तान ऑफ दिल्ली। ओके, तो ये हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से। साथ में यहाँ पे जो आप बाकी ऑप्शंस देख रहे हैं इनके बारे में भी बात कर लें। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक, ये कौन थे? फिरोज शाह तुगलक फ्रेंड्स थर्ड रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी, इसके थर्ड रूलर थे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने दीवान खैरत, दीवान बुंदगान ये सब बनवाया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इन्होंने सक्सीड किया था किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक के को। ये सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के और ये थर्ड रूलर माने जाते हैं दिल्ली सल्तनत के। ओके, दिल्ली सल्तनत के ये थर्ड रूलर हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कुली कुतुब शाह के बारे में। तो कुली कुतुब शाह फिफ्थ सुल्तान थे कुतुब शाही डायनेस्टी के ऑफ गोलकोंडा और इन्होंने फाउंड किया था सिटी ऑफ हैदराबाद और इन्होंने यहाँ पे चार मीनार का भी कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, चार मीनार जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, इसका कंस्ट्रक्शन कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। इन्होंने कब से कब तक रूल किया? ये 1565 से लेके 1612 तक रूल कर रहे थे। कुतुब शाही डायनेस्टी के ये रूलर थे। ओके, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। Who among the following musician who lived between 1253 and 1325 AD was traditionally considered as the inventor of तबला and सितार? तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन यहाँ पे 1253 और 1325 के बीच रहा जिसे पारंपरिक रूप से तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तबला और सितार इसे माना जाता है कि इन्वेंट किया गया है अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं तानसेन की। तो तानसेन कौन थे? तानसेन, इन्हें फ्रेंड्स रामतनु के नाम से भी जाना जाता था, रामतनु, और ये वन ऑफ द नवरत्नास थे अकबर के कोर्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमसली नोन एज द हरियाणा हरिकेन? तो निम्नलिखित में से किसे हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। देखिए, द हरियाणा हरिकेन इज द निक नेम ऑफ कपिल देव, द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड द कैप्टन हु लेड इंडिया टू इट्स फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप विक्ट्री इन 1983। तो यहाँ पे हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है कपिल देव को, जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं और साथ में इन्होंने यहाँ पे फ्रेंड्स पहला वर्ल्ड कप जो था क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारा, उसे जितवाया था 1983 में। तो 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उस टाइम पर ये इंडिया के कैप्टन थे।
और अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि कपिल देव इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। और कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं क्रिकेटर्स की, जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये कंप्लीट जो यहाँ पे सीरीज़ चल रहा है इसको देखना है, और इसके लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बिल्कुल यहाँ मिस नहीं करना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेक द रिवेंज फॉर जलियांवाला बाग मसैकर, हु किल्ड जनरल ओ डायर इन लंदन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार उधम सिंह। ठीक है, सरदार उधम सिंह ने लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या की थी। बात करें जलियांवाला बाग मसैकर की, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे इससे पहले जो है ना एक रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। तो इसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में जलियांवाला बाग मसैकर हुआ। जलियांवाला बाग मसैकर कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। तो अमृतसर में फ्रेंड्स बैसाखी का दिन था, और इस दिन जो है काफ़ी लोगों की यहाँ पे हत्या की गई थी बाई ब्रिटिशर्स। तो ये कब हुआ था? अप्रैल 13, 1919 को ये हुआ था जलियांवाला बाग में। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन है जिन्होंने अपने नाइटहुड की जो उपाधि है इसे त्याग दिया था आफ्टर जलियांवाला बाग मसैकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, इस टाइटल को किसने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया था, या फिर टाइटल को गिव अप कर दिया था आफ्टर जलियांवाला बाग मसैकर? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो ये दोनों पॉइंट्स ना काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं। रिसेंटली सीजीएल के एग्जाम में भी ये पूछा गया है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। एनटीपीसी के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्किन। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे ह्यूमन स्किन है इसमें डिफरेंट लेयर्स पाए जाते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, यानी कि सबसे बाहरी भाग है हमारे ह्यूमन स्किन का, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए, द एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, प्रोवाइड्स अ वाटर प्रूफ बैरियर एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्किन टोन। तो यहाँ पे ये आउटर मोस्ट लेयर जो है हमारे स्किन का, ये एपिडर्मिस होता है, जो कि प्रोवाइड करता है एक वाटर प्रूफ बैरियर। और आप जानते हैं मेलानिन, मेलानिन क्या होता है? ये एक पिगमेंट होता है जिससे स्किन का कलर डिसाइड होता है। ठीक है, कौन यहाँ पे स्किन का जो कलर है ये मेलानिन पिगमेंट की वजह से डिफर करता है, और ये जो मेलानिन है ना ये एपिडर्मिस में ही पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये मेलानिन इज फाउंड इन विच ऑफ द लेयर ऑफ स्किन, तो ये पाया जाता है एपिडर्मिस में, और यही कंट्रीब्यूट करता है टू द स्किन टोन। ठीक है, पिक्चर आप देख सकते हैं, ये स्किन की लेयर्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर का जो आप दाग देख रहे हैं ये है एपिडर्मिस, फिर आता है डर्मिस, और फिर आता है हाइपोडर्मिस। राइट। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस ऑटोबायोग्राफी ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। तो प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा गया है बाई सैम पिट्रोडा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें सैम पिट्रोडा के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स टिटलागढ़ उड़ीसा में। ठीक है, टिटलागढ़ उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था 1942 में। फ्रेंड्स इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, की रोल है इन इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। इन्हें 1987 में अपॉइंट किया गया था एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, राजीव गांधी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी। तो 1987 में जो है ना इन्हें इनके एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट किया गया था। और फ्रेंड्स इन्होंने फाउंड किया था इंडियाज़ टेलीकॉम कमीशन, और ये इसके पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ये हो गया यहाँ पे राइट आंसर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सैम पिट्रोदा। नेक्स्ट बात करें अब्दुल कलाम के बारे में। फ्रेंड्स इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इनके काफ़ी सारे बुक्स हैं फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो एक इनकी फेमस बुक है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर ये जो बुक है ना इसको अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स नंदन नीलेकानी के बारे में, तो ये इन्फोसिस के CEO थे 2002 में। अजीम प्रेम जी कौन है? अजीम प्रेम जी जो है फ्रेंड्स ये विप्रो के CEO थे। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। तो निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया सदैव उष्मशोषी प्रकृति की होती है? तो आपको बताना है यहाँ पे एंडोथर्मिक होता है नेचर में, ये कौन सा रिएक्शन है। तो इससे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है। तो दो टाइप के रिएक्शंस यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक पहले जानते हैं। देखिए अ रिएक्शन दैट द सिस्टम अब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हो रहा है, इसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं।
और वहीं एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्शन में रिलीज होता है हीट इन सम फॉर्म ऑफ, यहाँ पे एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज होती है इन सम फॉर्म ऑफ हीट। तो ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपको यहाँ पे बताना है कि एंडोथर्मिक कौन सा है इसमें से। राइट आंसर देखिए हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ केमिकल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट्स बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन कंपाउंड एटम्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कंपाउंड जो है ना डिफरेंट कंपाउंड्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये रिक्वायर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए सम फॉर्म ऑफ यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो हीट हो, लाइट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो। तो इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है इन नेचर। तो केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से याद रखिएगा। बाकी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कंबशन रिएक्शन, कंबशन में क्या होता है, कोई भी यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ये विथ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक होता है इन नेचर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स एक कंपोनेंट जो होता है दूसरे कंपोनेंट को रिप्लेस करता है, और कॉम्बिनेशन में दो, यहाँ जैसे अभी हमने डिस्कस किया डिकम्पोजिशन का ऑपोजिट होता है कॉम्पोजिशन या फिर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे दो कंपोनेंट जो है मिलके एक नए कंपोनेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ये सारे जो हैं एक्सोथर्मिक है। सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक होता है इन नेचर, राइट। अगला क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द डैश प्रिवेंट्स सन हार्मफुल यूवी रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे कौन से परत में ओजोन की उपस्थिति सूर्य के हानिकारक पाराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से रोकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखिए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रेंड्स, सबसे नीचा लेयर जो होता है ना ये होता है ट्रोपोस्फियर, इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर होता है जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो कि सन से आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट क्या है, तो देखिए मधुबनी आर्ट जो है ना ये एक आर्ट है, फोक आर्ट, जो कि प्रैक्टिस किया जाता है बिहार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मधुबनी पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मैनी फेमस इंडियन आर्ट फॉर्म्स एज इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल। इट इज़ कॉल्ड मिथिला और मधुबनी आर्ट। तो यहाँ पे जो मधुबनी पेंटिंग है फ्रेंड्स, इसको प्रैक्टिस किया जाता है मेजरली इन बिहार और सम पार्ट ऑफ नेपाल में भी इसे करा जाता है। तो इसीलिए क्योंकि ये मिथिला रीजन जो है ना बिहार का, वहाँ पर इसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, इसलिए इसका नाम मिथिला या फिर मधुबनी पेंटिंग या फिर आर्ट है। देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का आर्ट होता है जो यहाँ पे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं कुछ डिफरेंट स्टेट्स और उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश से यहाँ आता है फ्रेंड्स पिथौरा पेंटिंग, ठीक है। पिथौरा पेंटिंग मध्य प्रदेश में बनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में है कालीघाट, बिहार से है मधुबनी, राजस्थान से है फाड़, गुजरात का है रोगन, उड़ीसा से फेमस पेंटिंग है पट्टचित्र, केरला से है मुराल पेंटिंग्स, आंध्र प्रदेश से है कलमकारी, महाराष्ट्र से है फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ली। नेक्स्ट बात करें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से है तंजोर, पंजाब की पेंटिंग है फूलकरी, हिमाचल प्रदेश की जो फेमस पेंटिंग है ये है चंबा रुमाल, असम की फेमस पेंटिंग है मंजूषा और झारखंड से है सोहराई। तो ये सारी फेमस पेंटिंग्स हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो आपको ये सारे फ्रेंड्स अच्छे से याद रख लेने हैं, ओके। तो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स आपके लिए। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके लिए हम सारे क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम ओरिएंटेड ला रहे हैं, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस ही सिर्फ हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो का क्वालिटी और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ऐसे और भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेम द कमिटी अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसीज विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1993 एंड वाज एक्सेप्टेड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ओबीसी में जो क्रीमी लेयर होती है इसकी पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या है जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामनंदन कमेटी। देखिए रामनंदन कमेटी was constituted by government to identify creamy layer among OBCs in 1993। तो 1993 में इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसका नाम था रामनंदन कमेटी, जिसने
आइडेंटिफाई किया क्रीमी लेयर ऑफ द ओबीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रहमान एंड ब्रिटिश राज रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मॉर्टिमर साइंड एन एग्रीमेंट स्टैब्लिशिंग। तो यहाँ पे अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर ने किसकी स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे फ्रेंड्स इनके बीच में जो यहाँ पे एग्रीमेंट साइन की गई थी ये थी फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ डुरांड लाइन। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब डुरांड लाइन है क्या? तो फ्रेंड्स डुरांड लाइन जो है ना ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करता है डुरांड लाइन। साथ में बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स रेडक्लिफ लाइन की, तो रेडक्लिफ लाइन जो है ये इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करता है और इसे बाउंड्री डिक्लेयर किया गया था 17 अगस्त 1947 को। जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद ही इसे डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन जो है ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर होता है। इंडिया चाइना का बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहते हैं और इसको फ्रेंड्स किसके नाम पे रखा गया है? सर आर्थर हेनरी मैकमोहन के नाम पे जो है यहाँ पे इसका नाम मैकमोहन लाइन रखा गया है। ठीक है, तो आपको ये सारे जो बाउंड्री लाइन्स हैं इनको याद रख लेना है। आगे बढ़ेंगे। डैश वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय यूएस इन 1958। आपको बताना है फ्रेंड्स इनमें से 1958 में अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है यूएस के द्वारा। ठीक है, तो यूएस ने यहाँ पे जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था ये था एक्सप्लोरर 1। कब लॉन्च किया इन्होंने? इसे 1958 में लॉन्च किया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 क्या था? ये वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये है स्पुतनिक। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। सोवियत यूनियन के द्वारा 1957 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करें अपोलो 11। अपोलो 11 क्या है फ्रेंड्स? ये पहला मैंड मिशन था। तो पहली बार इंसान कोई यहाँ पे मून पे गए थे, ये था अपोलो 11 मिशन से। तो फर्स्ट मैंड मिशन टू लैंड ऑन द मून, टू लैंड ऑन द मून। ठीक है, ये था अपोलो 11। कब गए थे? 1969 में। और इस जो स्पेस फ्लाइट थी इसके कमांडर कौन थे? ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट बात करें जीसैट की। तो जीसैट भी फ्रेंड्स सैटेलाइट्स है जिसको इसरो के द्वारा डेवलप किया जाता है। तो आप इसे यहाँ पे याद रखें, ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। देखिए यहाँ पे बात करें सारे जो स्पेस एजेंसीज है जैसे कि नासा, इसके अलावा रॉसकॉस्मॉस, इसरो, है ना। तो यूनाइटेड स्टेट की जो स्पेस एजेंसी है ये है नासा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1958 में। रशिया की बात करें तो यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है ये है रॉसकॉस्मॉस, यानी कि रशिया फेडरल स्पेस एजेंसी। देखिए 1992 में इसे ओरिजिनली रशियन स्पेस एजेंसी के नाम पे यहाँ पे फॉर्म किया गया था, बट इसे जो है रीस्ट्रक्चर किया गया 2004 में। नेक्स्ट इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो है इसरो। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसे फॉर्म किया गया। फ्रेंड्स इसका अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए ना तो ये लोकेटेड है बेंगलोर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है इसरो के, तो ये हैं एस सोमनाथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? देखिए आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे देखिए पहले डिफरेंस समझते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? दोज डिवाइस विच आर यूज टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस। तो ऐसे डिवाइस जिससे हम इनपुट यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन या डेटा देते हैं कंप्यूटर को, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को टाइप करते हैं, डेटा को देते हैं कंप्यूटर को, है ना। तो इसलिए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, ये सारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। वहीं पे आउटपुट डिवाइस इसका क्वाइट अपोजिट होता है। दोज डिवाइसेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेस्ड आर कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे डेटा जो है प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड से हमने टाइप किया तो ये जो इंस्ट्रक्शन है हमें कहाँ पर दिखेगा? मॉनिटर पे दिखेगा। ठीक है, तो मॉनिटर जो है ना एग्जाम्पल हो जाएगा आउटपुट डिवाइस का। तो इसी तरीके से मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, कंप्यूटर स्पीकर्स, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया विच इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। अब आप इसका आंसर काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी डिस्कस किया हमने प्लॉटर, स्पीकर और प्रिंटर। इनमें जो है
रिजल्ट दिखता है। तो ये सारे क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, बट स्कैनर क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे स्कैन करके हम डेटा को प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्कैनर जो है ये एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ ह्यूमन डिसीज विच इज। तो यहाँ पे बताना है ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जिसमें क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ए कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल जो कि हमारे बॉडी को डिफरेंट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो इसमें जो कैंसर होता है इसे हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डैश इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। आपको बताना है इनमें से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानस। बात करें गंगा रिवर के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पे, तो देखिए आपसे एग्जाम में ना पूछा जाएगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कंट्री कहाँ कहाँ पे फ्लो होती है गंगा रिवर, इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो होती है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे है, द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिनेशन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ पे ख़त्म होता है, इट मर्ज इनटू बे ऑफ बंगाल थ्रू द सुंदरबन डेल्टा इन बांग्लादेश। तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में एंड होता है। इसके अलावा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ यहाँ पे कौन कौन सी हैं, यमुना, घाघरा, कोसी, सोन, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ है रामगंगा, गंगस, टॉन्स और बेटवा। और इसका लेंथ कितना है, तो हमारे इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है ये गंगा रिवर है, इसका लेंथ है 2525 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु वॉज लेड बाई। तो तमिलनाडु में जो नमक सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। इसको यहाँ पे फ्रेंड्स लीड किया गया था बाई सी राजगोपालाचारी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए सी राजगोपालाचारी लेड द सॉल्ट सत्याग्रह प्रोटेस्ट इन तमिलनाडु। इंस्पायर्ड बाई डांडी मार्च बाई महात्मा गांधी, अ ग्रुप ऑफ 100 men led by C. Rajagopalachari marched to Vedanayam and extracted salt from sea water in April 1930 to break the salt law imposed by the British। तो यहाँ पे जो डांडी मार्च किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, इनसे इंस्पायर होकर सी राजगोपालाचारी ने जो है यहाँ पे तमिलनाडु में सॉल्ट सत्याग्रह किया। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने ग्रुप ऑफ 100 मेंस को यहाँ पे साथ में इन्होंने कहाँ गए, ये गए वेदनरयम, और यहाँ पे इन्होंने सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया सी वाटर से। कब, अप्रैल 1930 में। और इस तरीके से इन्होंने जो सॉल्ट लॉ था इसे ब्रेक किया, जिसे इम्पोज किया गया था बाय ब्रिटिशर्स। राइट। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर अनफर्ल्ड द फ्लैग नोन एज सप्तऋषि एट स्टटगार्ट इन जर्मनी इन 1907। तो किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक ध्वज फहराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मैडम कामा। अगला क्वेश्चन, सलारजंग म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन। तो सलारजंग संग्रहालय ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हैदराबाद में। इसके अलावा यहाँ पे चार मीनार, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, किसने बनवाया था, कुली कुतुब शाह ने। आई होप आपको क्लियर है। इसके अलावा फ्रेंड्स दिल्ली में है क्या, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क इज़ इन। तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है फ्रेंड्स, राजाजी नेशनल पार्क जो है ना ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे और कौन से नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं, देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बात करें रामनगर नेशनल पार्क, रामनगर नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। इसके अलावा और क्या है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं। फॉर एग्जांपल मधुमलाई नेशनल पार्क, फिर आता है अनामलाई नेशनल पार्क। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसे हम साइलेंट वैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, साइलेंट वैली। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे कर्नाटका। तो कर्नाटका में है फ्रेंड्स बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। फिर आता है नागरहोल नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे है बेनरघट्टा नेशनल पार्क, कबिनी नेशनल पार्क, साथ में और पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं भद्रा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे जो नेशनल पार्क हैं ये कर्नाटका में हैं। नेक्स्ट केरला की भी बात कर लेते हैं। तो केरला में आता है फ्रेंड्स पेरियार नेशनल पार्क।
नेक्स्ट बात करें यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, नेक्स्ट एराविकुलम नेशनल पार्क। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमने यहाँ पे आपको तमिलनाडु में बताया है और केरला में बताया है, क्योंकि ये सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। तो अगर ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाए कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, और अगर ऑप्शन में केरला नहीं है तमिलनाडु है, तो आपको तब तमिलनाडु टिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए जो भी ऑप्शन में गिवन होगा आंसर वो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। आई होप आपको ये सारे नेशनल पार्क्स जो हैं यहाँ पे क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विथ हॉकी। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है ये हॉकी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेस ऑफ, ठीक है। फेस ऑफ वर्ड जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, हॉकी में यूज़ होता है। इसके अलावा देखिए किक ऑफ जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये फुटबॉल में यूज़ किया जाता है। फुटबॉल में और कौन से टर्म्स को यूज़ किया जाता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बैक हील, पास, फिर कॉर्नर फ्लैग, ऑफ साइड भी किसमें यूज़ होता है, ये भी यूज़ किया जाता है फुटबॉल में। नेक्स्ट फ्री किक वर्ड जो है ना टर्म, इसको भी यूज़ किया जाता है फुटबॉल में। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं बॉडी लाइन, तो बॉडी लाइन वर्ड यूज़ किया जाता है क्रिकेट में। तो क्रिकेट के काफ़ी सारे यहाँ पे पूछे जाते हैं जो टर्म्स है वो, तो जैसे यहाँ पे आता है LBW, इसके अलावा गूगली। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें गोल्डन डक, राइट, बीमर, लेग साइड, तो ये सारे टर्म्स यूज़ होते हैं क्रिकेट में। और एक और फ्रेंड्स यहाँ पे यूज़ होता है बटरफ्लाई टर्म कहाँ पे यूज़ होता है, बटरफ्लाई टर्म जो है इसको यूज़ किया जाता है इन द गेम ऑफ स्विमिंग स्पोर्ट में इसे यूज़ किया जाता है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीट होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ चीफ मिनिस्टर बिफोर ही और शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी किसी भी स्टेट की चीफ मिनिस्टर नहीं थी, ये डायरेक्टली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो ये पहली और ओनली प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंडिया की। फ्रेंड्स इन्हें वुमेन ऑफ मिलेनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी हमारे इंडिया की और ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की टिल नाउ। नेक्स्ट बात कर ले मोरारजी देसाई की, तो ये 4th PM थे हमारे इंडिया के और ये CM थे बॉम्बे स्टेट के, ठीक है, बॉम्बे स्टेट, इसके ये CM थे 1952 में। चरण सिंह की बात करें फ्रेंड्स, ये 5th PM रहे हैं हमारे इंडिया के और ये CM रहे थे कहाँ के, उत्तर प्रदेश के ये CM थे। नेक्स्ट बात करें VP सिंह, तो VP सिंह रहे हैं 7th PM ऑफ इंडिया और ये भी उत्तर प्रदेश के ही CM थे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर है। इंदिरा गांधी डायरेक्टली यहाँ पे PM थी, ये किसी भी स्टेट की CM कभी नहीं रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इनैक्टेड ड्यूरिंग द एन एमरजेंसी इम्पोज्ड बाय मिसेस इंदिरा गांधी इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंपॉर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस मेड टू इट। आपको बताना है कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अधिनियमित डैश को लागू संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में परिवर्तन किए गए थे। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जो कि यहाँ पे इमरजेंसी के दौरान पे लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ना इसको लागू किया गया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। और यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं 42nd अमेंडमेंट से किए गए थे, जैसे कि यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको इंक्लूड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट से। साथ में बात करें हमारा जो प्रीएम्बल है इसमें जो वर्ड्स हैं सोवेरेन, इसके अलावा सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं फ्रेंड्स प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, उसमें से एक था राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को भी जो है एज अ फंडामेंटल राइट हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से और उसे एक नॉर्मल बेसिक राइट की जगह यहाँ पे रखा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ना फ्रेंड्स, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको दिया है, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायती राज को। और यहाँ पे आर्टिकल 243 को ऐड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और कौन से पार्ट में, पार्ट 9 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें जो है आर्टिकल 243 को इंक्लूड किया गया जिसमें बात की गई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश आर एटम, मॉलिक्यूल और आयंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो डैश परमाणु अणु आयन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में। अब ये आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले बात करें आइसोटोप की, तो स्पीशीज़ विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोप। तो आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर है ना फ्रेंड्स, ये दोनों सेम है। नीचे जो लिखा गया है वो एटॉमिक नंबर है और ऊपर जो लिखा गया है ये मास नंबर है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है बट जो मास नंबर है यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये दोनों जो होंगे ना ये आइसोटोप हैं। नेक्स्ट आइसोबार क्या होते हैं, यहाँ पे मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर ऑपोजिट होता है। तो जैसे आर्गन आप यहाँ पे देख रहे हैं और क्रिप्टॉन, तो आर्गन और क्रिप्टॉन का जो मास नंबर है ये दोनों सेम है बट यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर है ये डिफरेंट है। तो ये फ्रेंड्स क्या हो गए, आइसोबारिक स्पीशीज़ हो गए। ध्यान रखिएगा आइसोटोप का क्वाइट ऑपोजिट होता है आइसोबार। नेक्स्ट आइसोटोन देखिए, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, इसे हम आइसोटोन कहते हैं। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, स्पीशीज विद सेम आइसोटोपिक नंबर आर कॉल्ड एज आइसोडाइफर। तो यहाँ पे आइसोटोमिक नंबर जो होगा ये सेम होगा, इसे हम कहते हैं आइसोडाइफर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, स्पीसीज विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए यहाँ पे Na+ और Mg2+, तो यहाँ पे जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा इसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहेंगे। तो यहाँ पे आपने जो देखा डैश और एटम मॉलिक्यूल आयन कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs है ना फ्रेंड्स, ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स रिसेंटली यहाँ पे आपके लिए जो जुलाई का मंथली करंट अफेयर्स का PDF है ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको देखिए 550+ वन लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में आपके लिए यहाँ पे लास्ट 7 मंथ का जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन वाला PDF है ये भी लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और ईयरली PDF यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 2023 के जैन टू दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर से रिलेटेड PDFs हैं मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक को परचेज़ करना है ना, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माले इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। माले किस देश की राजधानी है, माले कैपिटल है फ्रेंड्स मालदीव्स की। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ और उनसे रिलेटेड कैपिटल जो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन ही ला रहे हैं जो भी एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपको हर एक पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना है। देखिए पहला यहाँ पे बात करें अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, ये है काबुल। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। भूटान का कैपिटल है थिम्फू। चाइना का कैपिटल बीजिंग। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। ईरान का कैपिटल है तेहरान। किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक। मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर। म्यांमार का कैपिटल नैपिदो। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। ओमान का कैपिटल है मस्कट। कतर का कैपिटल दोहा। श्रीलंका का कैपिटल क्या है, ये है कोलंबो। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक। उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकेंत। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल अबू धाबी और वियतनाम का कैपिटल है हनोई। तो ये सारे फ्रेंड्स कुछ कंट्रीज़ और उनसे रिलेटेड कैपिटल्स हो गए। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच समिट एट माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी फ्रेंड्स, ये रही हैं जंको तबेई। आपसे पहले पूछा जा रहा है फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है जंको तबेई। इसके अलावा बचेंद्री पाल की बात करें तो बचेंद्री पाल वॉज द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इंडियन फीमेल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे बचेंद्री पाल जो है ये 5th वुमेन है जिन्होंने यहाँ पे क्लाइंब किया है माउंट एवरेस्ट को, और साथ में पहली इंडियन फीमेल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। अगला क्वेश्चन, द दिब्रू-साइखोवा, नामेरी एंड ओरंग नेशनल पार्क आर ऑल फाउंड इन विच स्टेट। तो फ्रेंड्स ये सारे यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, दिब्रू-साइखोवा, नामेरी, ओरंग, ये सारे नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं असम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर द एक्सकवेशन प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ मैरीटाइम ट्रेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उस स्थान का नाम बताइए जहाँ की खुदाई में हड़प्पा संस्कृति के काल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको काफ़ी बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बताया हुआ है, पोर्ट सिटी के नाम से जो
जाना जाता था ना हड़प्पन साइट, ये है लोथल, ठीक है। और इसे डॉकयार्ड, यहाँ पे डॉकयार्ड पाया गया था, जिससे जो है यहाँ पे जो एविडेंस है ये मिलते हैं मैरीटाइम ट्रेड के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए सारे इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट की बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोथल की बात करेंगे। लोथल इसे 1954 में डिस्कवर किया गया था SR राव के द्वारा। गुजरात में प्रेजेंट डे ये लोकेटेड है। कौन से नदी के तट पर था? ये था भुगावा रिवर के तट पर। हड़प्पा 1921 में डिस्कवर किया गया दयाराम सहनी के द्वारा। प्रेजेंट डे पंजाब पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो 1922 में डिस्कवर किया गया बाय RD बनर्जी, सिंध में है। धोलावीरा 1967-68 में डिस्कवर किया गया JP जोशी के द्वारा। प्रेजेंट डे गुजरात में है। राखीगढ़ी 1997 में डिस्कवर किया गया अमरेंद्र नाथ के द्वारा, जो कि हरियाणा में है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो प्रेजेंट लोकेशन है ना, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। कालीबंगन की बात करें तो 1953 में डिस्कवर किया गया अमलानंद घोष के द्वारा। प्रेजेंट डे राजस्थान में है। बनावली 1974 में डिस्कवर किया गया RS बिष्ट के द्वारा। प्रेजेंट डे हरियाणा में है। सुरकोतदा की बात करें 1964 में से जगतपति जोशी के द्वारा डिस्कवर किया गया, ये गुजरात में है। चान्हू देखिए ये है 1931 में डिस्कवर किया गया NG मजूमदार के द्वारा, सिंध पाकिस्तान में है। लास्ट यहाँ पे आता है रोपड़, जिसे 1953 में डिस्कवर किया गया बाय YD शर्मा। प्रेजेंट डे पंजाब इंडिया में है। और ये कौन से नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर। ओके, तो ये आपको मैंने यहाँ पे जो भी रिवर्स है ना इसके बैंक में, इन साइड्स के बैंक में, ये भी इंक्लूड कर दिया है, तो इसको भी आप एक बार डिटेल में पढ़ लें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? तो निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन दर्शाता है? राइट आंसर है फ्रेंड्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये पहला मास मूवमेंट था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था गांधी जी के लीडरशिप में। कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 1921 के समय पे। यहाँ पे फ्रेंड्स जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसको पास किया गया था कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस में। कब? 4 सितंबर 1920 को। ओके, और वन ऑफ द मेन रीज़न नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का क्या था? ये था जलियांवाला बाग मैसेकर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। तो यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टेट दिया है और उनके कुछ सिटीज़ दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। देखिए राउरकेला उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल राइट है। जमशेदपुर झारखंड में, ये भी बिल्कुल सही है। बट भिलाई मध्य प्रदेश, ये गलत है, क्योंकि भिलाई जो है ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ कलर्स इन द ओलंपिक गेम्स लोगो रिंग? तो ओलंपिक खेलों के लोगो रिंग्स में रंगों का अनुक्रम क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे, आपको कंप्लीट वीडियो हमने प्रोवाइड किया था ऑफ ओलंपिक्स। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है ना, उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने टॉप 100 क्वेश्चन रिलेटेड टू ओलंपिक्स कवर किया हुआ है। तो उससे जो है ना आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी ओलंपिक से रिलेटेड टॉपिक से आ सकते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने वो वाले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपको सीक्वेंस जो है कलर का लोगो रिंग्स में, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है ब्लू, फिर येलो, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन और फिर रेड। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ओलंपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिंग्स है फ्रेंड्स, ये क्या डिनोट करते हैं? एक रिंग जो है, हर एक रिंग यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करता है। और ये सारे जो इंटरकनेक्टेड रिंग्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं यूनिटी ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। तो देखिए जो ब्लू रिंग है ये यूरोप को दर्शा रहा है, येलो रिंग जो है ये एशिया को, ब्लैक रिंग अफ्रीका को, ग्रीन रिंग ओशियानिया को या फिर ऑस्ट्रेलिया आप कह सकते हैं, रेड अमेरिका को दर्शाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर्स जो हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को यहाँ पे डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान का इनमें से कौन सा फेमस फोक म्यूज़िक है? ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लोटिया। ठीक है, लोटिया जो है ये राजस्थान में गाया जाता है। नेक्स्ट देखिए पंडवानी। तो पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस फोक म्यूज़िक है। चक्री की बात करें तो फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर का फेमस फोक म्यूज़िक है। और टप्पा जो है फ्रेंड्स ये ओरिजिनेट हुआ है पंजाब में, पंजाब का फोक म्यूज़िक है टप्पा। अगला रहेगा द फेमस पेंटिंग द लास्ट सपर वॉज पेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट? तो यहाँ पे प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर निम्नलिखित में से किस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लियोनार्डो डा विंसी।
तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर है जिसे द लास्ट सपर का नाम दिया गया है। तो ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है, इसको ड्रॉ किया गया है लियोनार्डो डा विंसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द वर्ड सेक्युलर वॉज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द को जोड़ा गया है? राइट आंसर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी हमने फ्रेंड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात की, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं और इसको इमरजेंसी के टाइम पे लागू किया गया था। साथ में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, इसको भी इंक्लूड किया गया था इस अमेंडमेंट के द्वारा। और यहाँ पे जो आप वर्ड देख रहे हैं सेकुलर, इसको भी ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट से। अगला क्वेश्चन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए न्यूटन के फ्रेंड्स टोटल 3 लॉज हैं, उनमें से जो यहाँ पे देखिए जो थर्ड लॉ है मोशन का, ये डिस्क्राइब करता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बाकी 2 जो यहाँ पे लॉज हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला लॉ क्या कहता है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो यहाँ पे जब तक किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ये बताता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट देखिए सेकेंड लॉ क्या आता है? क्या द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो किसके इक्वल होता है? जो भी ये बॉडी है इसके मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई होगा ये। तो ये बताया गया न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। नेक्स्ट न्यूटन का थर्ड लॉ अभी हमने डिस्कस किया कि फॉर एवरी एक्शन वहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। ओके आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है फ्रेंड्स द डे व्हेन रामन इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड। तो रामन इफेक्ट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? CV रामन, इनके द्वारा जो है यहाँ पे सर CV रामन जी के द्वारा यहाँ पे डिस्कवर किया गया है रामन इफेक्ट। और इन्हें इसके लिए जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फिज़िक्स में, नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स के फील्ड में इन्हें दिया गया था। कब? 1930 में। और इसी के लिए जहाँ पे नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। ओके कब से स्टार्ट किया गया? 1986 से इसे स्टार्ट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि 28 फरवरी को जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाएगा। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द कंट्री विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क। आपको बताना है कि उस देश का आपको चयन करना है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C। देखिए म्यांमार। ठीक है, म्यांमार यहाँ पे मेंबर नहीं है सार्क का। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें। देखिए सार्क फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्टैब्लिश किया गया दिसंबर 8, 1985 को। इसमें मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है काठमांडू, नेपाल में। तो फ्रेंड्स इसका जो न्यूएस्ट मेंबर है ना ये है अफगानिस्तान। ये इसको ज्वाइन किया था 2005 में। तो यहाँ पे जो 13th समिट हुआ था सार्क का, इसमें अफगानिस्तान एज अ सार्क मेंबर ज्वाइन हुआ है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक अ बेंड इन द रिवर। तो निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे पुस्तक अ बेंड इन द रिवर के लेखक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, V.S. नैपॉल। आप देख सकते हैं ये बुक है जिसे लिखा गया है V.S. नैपॉल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज सेल इज कॉल्ड एज। विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? तो सेल के स्टडी को कहा जाता है फ्रेंड्स साइटोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A। बाकी यहाँ पे डिफरेंट जो स्टडीज़ हैं उनको डिस्कस कर लें। एनाटॉमी जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, साइटोलॉजी में हम सेल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए हिस्टोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो हिस्टोलॉजी में डिस्कस किया जाता है टिश्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट बात करें जेनेटिक्स, तो हेरिडिटी के बारे में। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट्स। एथोलॉजी में बिहेवियर। इकोलॉजी में हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी में डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड्स काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रांचेज हैं साइंस के जिनको हम आगे आने वाले सेट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन ओलंपिक। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स KD जाधव। तो यहाँ पे देखिए KD जाधव ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया इन्होंने मेंस बैटम वेट रेसलिंग में। कहाँ पे? हेलसिंकी
ओलंपिक्स जो हुआ था 1952 में यहाँ पे। रेसलर केडी जाधव बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट विथ हिज ब्रॉन्ज इन द मेंस फ्री स्टाइल बैटम वेट कैटेगरी। ओके, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का पहला एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गेम्स गोल्ड मेडल किसने हासिल किया, तो इसको हासिल किया है अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में बीजिंग में 2008 में जो ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पे इन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया था। और केडी जाधव ने कौन से ओलंपिक में, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में पहला इंडिविजुअल मेडल हासिल किया हमारे इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कांग्रेस प्रेसिडेंट एट मद्रास सेशन ऑफ 1927 व्हेन इट बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन। निम्नलिखित में से कौन 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष थे जब उसने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? करेक्ट आंसर M.A. अंसारी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी डिड नॉट बिल्ड, तो इसमें से कौन सा ऐसा जो आर्किटेक्चर है जिसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बनवाया गया है? राइट आंसर है जमात खाना मस्जिद। बाकी आप जो देख रहे हैं सीरी फोर्ट, टॉम्ब ऑफ जलाउद्दीन, हाउज ए अलाई, ये सारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बिल्ड कराया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेशन। तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे अलेक्जेंडर जब इन्वेड किए थे इंडिया में, उस टाइम पर इंडिया में जो रूल कर रहे थे ये थे नंदा डायनेस्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स नंदा डायनेस्टी ने रूल किया था 345 से लेके 321 BCE तक। नंदा डायनेस्टी को फाउंड किसने किया है? महापद्म नंदा ने। महापद्म नंदा ने। इनको उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इन्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्षत्रियास के नाम से भी जाना जाता है। तो नंदा डायनेस्टी जो है ये यहाँ पे रूल कर रही थी ड्यूरिंग द अलेक्जेंडर इन्वेशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, द अपोजिशन पार्टी स्टेटस इज अकॉर्डेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी इन द लोकसभा ओनली इफ इट कैप्चर्स एट लीस्ट। तो किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में विपक्षी दल का दर्जा तभी दिया जाता है जब वो कम से कम कितने % सीट को जीत लेते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10%, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट रहेगा, पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार फ्रेंड्स दिया जाता है लिटरेचर और जर्नलिज्म के क्षेत्र में। आपका अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। फ्रेंड्स अभी अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, यहाँ पे नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं ये हैं महापद्म नंदा, जिन्हें उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। और नंदा डायनेस्टी है जो अलेक्जेंडर के इन्वेशन के टाइम पे रूल कर रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिम्बिसार, ये हरियाणा डायनेस्टी के रूलर हैं। अजातशत्रु ये भी हरियाणा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए धननंद, तो धननंद भी जो है नंद डायनेस्टी के रूलर हैं, जो कि यहाँ पे बेटे थे महापद्म नंदा के। आपका अगला क्वेश्चन, पेलाग्रा इज कॉज्ड थ्रू द डिफिशियंसी ऑफ। तो पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? पेलाग्रा होता है फ्रेंड्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुभा मुग्दल इज एसोसिएटेड विथ। तो शुभा मुग्दल इनमें से किससे जुड़ी हुई हैं? फ्रेंड्स ये एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ी हैं। नेक्स्ट रहेगा, डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का डैश सबसे अधिक विद्युत धनात्मक और डैश सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में ये है फ्रेंड्स सोडियम, और सबसे यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर से पूछा जाए तो ये है क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम एंड क्लोरीन। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला टेस्ट क्वेश्चन है, कृष्णाटम इज अ फेमस डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कृष्णाटम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कमेंट करके आंसर बताएं। इसके अलावा एक और टेस्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द कंट्री विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो उस देश का चयन करें जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का आंसर आप बताएं। और सार्क को कब स्टैब्लिश किया गया, ईयर, ये भी आप बताएं। अगर आपको याद है हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चन। साथ में मैंने आपको पेड PDF की वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया है, ये है www.ravibooks.pdf.com।
यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको जुलाई के 550 प्लस वन लाइनर एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट 7 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है ना, ये भी आपको मिल जाएगा जैन टू जुलाई का। तो ये भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और 2023 का ईयरली पीडीएफ तो आपके लिए अवेलेबल है ही, जो कि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हर एक ई बुक में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है ना, वो मिल जाएंगे। तो आप इनको हमारे वेबसाइट ravibookspdf.com से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।